हेलो फ्यूचर अरिस्टोक्रेट्स, भविष्य के प्रशासकों, आपको नमस्कार। आज हमारा विषय, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ाएंगे। जनरल स्टडीज़ में बच्चों के लिए काफ़ी संकट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बात आज हम यहीं से शुरू करते हैं। आपको पता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब, जो भारत की उस समय सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने बहुत ही चालाकी के साथ, या यूँ कह लें मक्कारी के साथ हरा करके और बंगाल पर आधिपत्य कर लिया था। 1764 में इस घटना के कुछ ही साल बाद भारत की सभी शक्तियाँ, जिसमें भारत का मुगल बादशाह, साथ साथ बंगाल के नवाब, यूँ कह लें भारत की सभी शक्तियों ने मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा बक्सर नामक जगह पर। और बक्सर के युद्ध से ये बात स्पष्ट हो गया कि भारत में अब अंतिम शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। ध्यान रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद के महारानी के राजाज्ञा के अधीन भारत और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना था। भारत के फूट को देख करके इन व्यापारियों के मन में लालच आया कि यहाँ से अधिकतम लाभ तभी अर्जित किया जा सकता है जब यहाँ के रजवाड़ों के बीच जो फूट है, उस फूट का फायदा लेकर के और तमाम क्षेत्रों में खुद भी काबिज हो जाए जिससे कि हम अधिकतम लाभ ले सकें। और इसी तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया। फूटों और डालों की पद्धति का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे करके भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेज खुद काबिज हो गए। जिन जगहों पर वो नहीं काबिज हुए, वहाँ पर भी जो राजे रजवाड़े थे उनके अधीन थे, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से अंग्रेज ही शासन भारत में कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी वहाँ, और हर साल इतना फायदेमंद व्यापार होने के बावजूद भी इस तरह हड़प चल रही थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल घाटे में ही जाती थी और हर साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से लोन लेना ही पड़ता था। यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ कंपनी घाटे में जा रही थी और कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मुलाजिम सब बड़े आदमी होते जा रहे थे। बड़ी विचित्र बात थी कि वहाँ का एक जो क्लर्क आता था ब्रिटेन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए, वो जब लौट के जाता था तो वहाँ जेंटलमैन हो जाता था। और कंपनी हर साल घाटे में जा रही थी भ्रष्टाचार के चलते। और कंपनी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार से हर साल लाखों पाउंड का लोन और अनुदान लेती जा रही थी। ये देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया अपने यहाँ, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। उद्देश्य था कि कंपनी के भ्रष्टाचार और कंपनी के कार्यों को विनियमित किया जा सके। क्यों आखिर इतने लाभप्रद क्षेत्र में व्यापार करने के बावजूद भी कंपनी क्यों घाटे में जा रही है। यद्यपि इस एक्ट का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कंपनी के कर्मचारी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बड़े आदमी होते गए, पैसे वाले होते गए और कंपनी की हालत खस्ता होती गई। इसी के क्रम में बहुत सारे एक्ट आए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1896 का एक्ट जिसमें थोड़ा सा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत की गई, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन इन सारी घटनाओं के समानांतर चलते चलते आपको एक चीज़ बीच में मैं छोड़ दिया। 1857 में भारत में क्रांति हो गई थी और 1858 ने ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन खुद के हाथों में ले लिया था। उसके बाद जो एक्ट आए वो सीधे ब्रिटिश सरकार बनाती थी और वहाँ पर बाकायदा एक मंत्रालय बना दिया गया। जैसे भारत सरकार में बहुत सारे मंत्रालय हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय,
ऐसे भारत मंत्रालय एक बना दिया गया और एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद, जिसको भारत मंत्री कहा गया, वहाँ पर गठित किया गया। कुल मिलाकर कहने का लब्बो-लुआब ये है कि समानांतर भारत में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ और पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने वही उन्होंने मांग शुरू की कि भाई जब हम ब्रिटेन रानी की प्रजा हैं तो हमको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो ब्रिटेन के निवासियों को मिलते हैं। 1914 में भारतीय राजनीति में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत में आना एक बहुत बड़े युग का सूत्रपात करता है और गांधी जी वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने खुल करके अंग्रेज़ों का विरोध किया और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोर्ट में बार बार स्वीकार किया कि जी मैंने कानून तोड़ा है और ये कानून इसलिए तोड़ा है क्योंकि आपके कानून गलत हैं। ये साहस करने वाला पहला व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी ही बना। 1896 में भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1896 में ही अप्रत्यक्ष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इस नारे के तहत इसमें छुपी बात थी कि भारतीयों को अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार है। 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा सार्वजनिक तौर पर कि भारतीयों को भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता है और भारतीयों को अपने भाग्य का निर्धारण करने का अधिकार भारतीयों को ही होना चाहिए और यदि भविष्य में संविधान बनता है तो उस संविधान का निर्माण चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा ही होना चाहिए। आपको पता है कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया था और 1922 में उन्होंने अचानक असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया था। इससे उनके जो परम समर्थक लोग थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे चित्तरंजन दास हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, इन सभी ने गांधी का विरोध किया था। इन लोगों का कहना था कि जब आंदोलन अपने परवान पर पहुंच गया था, ऐसी स्थिति में गांधी के द्वारा चौरी चौरा में एक छोटी सी घटना होने के कारण पूरे आंदोलन को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है और इन लोगों ने स्वराज पार्टी 1924 में गठित की और ये सीधे सीधे पार्लियामेंट में चुनकर गए और इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में रह करके और अंग्रेज की नीतियों का विरोध करेंगे। पार्लियामेंट में हीटेड आर्गुमेंट्स के दौरान ये स्वराजी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ये भारत के लिए संविधान की मांग करते रहे। उस समय जो भारत मंत्री थे, ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री थे लॉर्ड बिल्कनहेड, उनका कहना था कि आप कितना भी शोर मचा लें, आप में इतनी भिन्नताएं हैं, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह इतनी भिन्नताएं हैं, आप कोई एक मत होकर के कोई संविधान बना ही नहीं सकते हो। इसको चैलेंज के तौर पर लिया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने और 1928 में उन्होंने एक संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया, यद्यपि ये मसौदा इनकार कर दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हो और भारत के लिए संविधान का निर्माण हो, इसका सबसे पहले आधिकारिक प्रतिपादन डॉक्टर एम.एन. रॉय द्वारा किया गया। मानवेंद्र नाथ रॉय, इनको आप अगर इतिहास पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि 1915 में उन्होंने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बाद में कम्युनिस्ट विचारधारा से इनका मोह भंग हो गया था और इन्होंने एक बड़ी शानदार पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो हमने पढ़ा है, और उन्होंने किस तरीके से समाजवाद लागू हो डेमोक्रेसी के तत्वों के साथ, यानी कि पूर्ण जो कम्युनिस्ट पद्धति है उससे इनका मोह भंग हो गया था। इनके साथ ये जोड़ता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार का आधिकारिक प्रतिपादन करने का श्रेय
आचार्य एम.एन. रॉय, मानवेंद्र रॉय को ही जाता है। ये घटना है 1929 की। 1935 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य मानवेंद्र नाथ राय के इस विचार को कांग्रेस ने माना कि भारत के लिए एक संविधान सभा बननी चाहिए जो भारतीयों द्वारा बने और भारतीयों के लिए ही संविधान का निर्माण करें। 1938 में नेहरू ने संविधान सभा निर्माण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि संविधान सभा यदि बनती है तो किस प्रकार बननी चाहिए, उसकी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए, भारतीय संविधान का निर्माण किन मानकों के आधार पर होना चाहिए। इसी दौरान 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और जर्मनी, जापान, इटाली की सेना मित्र देशों की सेनाओं पर भारी पड़ने लगी। आपको शायद पता होगा कि जापान की सेनाएं उत्तरी पूर्वी राज्य जो हैं, भले मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार तक आकर के पहुंच गई थी। इससे घबरा करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ रिलैक्सेशन देने की सोची। अंग्रेज़ों को डर था कि अगर जापान की सेना भारत के मुख्य भाग तक पहुंच गई तो भारतीय जनता उसका सहयोग कर देगी और ऐसी स्थिति में भारत का जो उपनिवेश है वो मेरे हाथ से छिन जाएगा। खाली उपनिवेश ही नहीं छिनेगा बल्कि ब्रिटिश शाही के लिए बहुत बड़े अपमान की बात होगी। इसीलिए भारतीयों को रिझाने के लिए 1940 में लॉर्ड लिथगो हुआ करते थे उस समय भारत के वायसराय, उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पहली बार उन्होंने संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया। लेकिन संविधान सभा शब्द का इसमें भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। भारतीयों ने इसको इनकार कर दिया। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बातें स्पष्ट नहीं थी और मुस्लिम लीग ने इसलिए इनकार कर दिया अगस्त प्रस्ताव को क्योंकि इसमें अलग पाकिस्तान निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके 2 साल बाद 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स लॉर्ड सभा के मंत्री थे। वो आए क्रिप्स मिशन के नाम से कहा गया और उनका कहना था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भारतीयों के बीच से संविधान निर्माण के लिए लोगों का चुनाव किया जाए और भारतीय संविधान का निर्माण हो। बात तब तक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि सभी पक्षों ने, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन सब ने स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। गांधी जी ने तो इसके लिए कहा कि ये एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और वो भारत को आज़ादी देने के सख्त खिलाफ थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के बाद जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो वहाँ लेबर पार्टी की विजय हुई और सर क्लेमेंट इटली, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि यदि हम जीतते हैं, लेबर पार्टी जीतती है ब्रिटेन में, तो भारत को आज़ादी दी जाएगी। अब जब सर क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिंसियर एफर्ट किया और 1946 में उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। इस 3 सदस्यीय मंडल में सर स्टैम्फर्ड क्रिप्स तो शामिल ही थे, सर पैथिक लॉरेंस शामिल थे और इसके अध्यक्ष थे सर पीवी अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, यानी नौसेना के प्रमुख थे। इसके आधार पर जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें गांधी और जिन्ना दोनों नहीं शामिल हुए। इन लोगों ने बाहर से ही इस कैबिनेट मिशन योजना को अपना समर्थन दिया।